नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, एक नए दिन के साथ में आपको बहुत सारी क्या बोलूँ शुभकामनाएं, क्योंकि हमें हमारे टीचर सिखाते थे कि जब भी हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान, आपने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया। ठीक है, तो आप भी बोलो कि हम जीवित जगे हैं यार। आज सुबह फिर से हमने सूरज देखा है, क्या पता कब जगे ना जगे। चलो, ये तो मजाक की बातें हो गई। आज शुरू करते हैं हम क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है जल संसाधन, है ना, वाटर रिसोर्सेज। तो शुरू में एक कार्टून के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है कि पिंकी, क्या तुम टीवी पे आई असम के दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी थी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई, रास्ते में जो कुछ आया सबको बहा ले गई। मतलब ये बाढ़ के बारे में बात कर रहा है लड़का पिंकी से। तो पिंकी कह रही, हाँ चिंटू, मैंने देखा था, यह आश्चर्यजनक नहीं है। जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि कारखाने में बहुत सारी चीज़ों के लिए काफ़ी सारे जल की आवश्यकता होती है। क्या तुझे पता है क्या, मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कारखाने भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से चलता है। और अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों, अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के पास ही क्यों बसता था। पिंकी कह रही है कि यार, जल की आवश्यकता होती है। हम जल की सिर्फ प्रलय ही नहीं देख सकते, जल की सारी चीज़ों में, कारखानों में देख लो, खाने पीने में देख लो, है ना, हर चीज़ में जल की आवश्यकता होती है। और अब मुझे समझ में आया कि पहले का इंसान जो है नदी, झील, तालाबों और इनके किनारे ही क्यों बसता था, क्योंकि जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी, इसलिए बसता था। ठीक है, तो इसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। पृथ्वी के 71% भाग पे जल माना जाता है कि पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है, जल। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। लेकिन ये 71% जल जो है वो मोस्टली समुद्रों का जल है, जो कि खारा जल है। इसलिए पीने वाला पानी, जो मीठा जल है ना, वो हमारे पास में कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह है, मतलब धरातल के ऊपर जो बहता है उससे, भौम जल स्रोत मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उससे प्राप्त होता है, जिनको लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। यह कहता है कि इनका जल चक्र के द्वारा नव्याकरण होता रहता है। मतलब पानी, बारिश आई, फिर वाटर रिचार्ज हो गया अंडरग्राउंड वाटर में, धरातल पे पानी आ गया, है ना, इनसे इनका क्या होता है, पुनर्चक्रण होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीनीकरण सुनिश्चित होता है। आपको यह आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, तो भी जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तब भी विश्व के अनेक देशों में जल की कमी आ गई। और ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। ये कह रहा है कि 71% भाग पे जल है अपने पास में, फिर भी कहा जा रहा है कि 2025 तक बहुत सारे लोग जो है जल की कमी को झेलेंगे, है ना। तो ऐसा क्यों है? जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। कह रहा है जल चक्रीय भी है, जल का पुनर्भरण भी हो जाता है, जल का नवीकरण भी हो जाता है, और 71% धरती पे जल भी है, फिर भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं, जल की कमी की जब हम बात करते हैं तो हमें तत्काल कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त क्षेत्रों का ध्यान आता है। और हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करने वाली पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। और यह सच भी है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता है। परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण आती है। ये कह रहा है कि हालांकि हमें पता है 71% पे जल है, लेकिन पृथ्वी में हर जगह पे जल समान नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो कहीं पे सूखा पड़ता है। जब हम सूखे की बात करते हैं तो राजस्थान हमें याद आता है। इसलिए ये कह रहा है कि जल का वितरण जो है वो बड़ा ही असमान है। वर्षा का वितरण असमान है, वर्षा कहीं ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है। इसके अलावा जल का अतिशोषण, हमने बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है, बहुत ज़्यादा शोषण कर लिया, मतलब भौम जल स्तर को हमने बहुत ज़्यादा निकाल लिया है, अत्यधिक प्रयोग कर लिया है हमने। और समाज के विभिन्न वर्गों में असंतुलित, असमान वितरण, मतलब बड़े लोगों के पास, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास खूब पानी है, और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे कई कई किलोमीटर का सफ़र करते हैं पानी के लिए, है ना। इस
वजह से जल की कमी है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ पे जल दुर्लभता है, कि मान लो वहाँ पे पानी बहुत है लेकिन फिर भी जल की कमी है? क्या ऐसा भी होता है क्या? तो हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल की दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण प्रयुक्त होती है। तो देखो, एक छोटा सा बच्चा है जो कि मतलब बाढ़ वाढ़ आई होगी तो बॉटल वॉटल भर रहा है अपनी। कह रहा है कि हाँ, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी जल की कमी आ जाती है, क्योंकि हम क्या बारिश के वाटर को कंजर्व कहाँ कर पाते? बारिश का वाटर बहकर नदियों में, तालाबों में, झीलों में, समुद्रों में चला जाता है ना। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाया जाता है और शुष्क ऋतु में भी खेती करी जाती है। सबसे ज़्यादा जल का उपयोग ही खेती में होता है ना। खेती हमारी 12 महीने होती है और बारिश हमारे होती नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए खेती करने के लिए। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जो सिंचित कृषि होती है, सिंचित कृषि कौन सी? जहाँ पे भाई बारिश नहीं होती और सिंचाई के आधार पर ही कृषि की जाती है, और वो फसलें जिनको पानी की आवश्यकता होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? सिंचाई, पानी की खपत होती है। शुष्क कृषि तकनीकों में सूखा प्रतिरोधी फसल के विकास के द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। हमें बोला जा रहा है कि शुष्क खेती करें हम, मतलब कि कम बारिश वाली या कम पानी वाली फसलें उगाएं और वैसे ही बीजों का आविष्कार करें ताकि हमारे पानी का कंज्यूम कम हो पानी अपना। एक और इजराइल 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, जबकि दूसरी ओर 114 औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी न किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। और देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार उचित जल प्रबंधन न होने के कारण वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, और जिसके बाद वर्षा लगभग 9 महीने देश में पानी की कमी के होते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में जलीय अभाव के जिसे हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं। कहते हैं इजराइल में हमसे भी बहुत कम बारिश होती है लेकिन फिर भी वहाँ जल की कमी नहीं है, और हमें 114 सेंटीमीटर बारिश होकर भी जल की कमी है। क्यों? क्योंकि हम बारिश का जो हमारा पानी है वो नदी नालों से बहता हुआ समुद्र में चला जाता है, हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको स्टोर नहीं कर पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि बारिश तो अपने 3 महीने ही होती है, बाकी 9 महीने तो सूखे हैं, तो उन 3 महीने का पानी को भी हम उपयोग नहीं कर पाते। इस पानी के हमें उचित प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि हमें बाकी के 9 महीनों में पानी की किल्लत नहीं महसूस हो। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं जो हम हमारे लोकल शहरों में भी देख सकते हैं ना। आगे चलते हैं। आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत सारे किसानों के खेतों में अपने निजी कुएं, नलकूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पहले के लोग, मतलब अभी तो कुओं का इतना ट्रेंड नहीं रहा क्योंकि कुओं में पानी ही नहीं रहा अब तो, क्योंकि भौम जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो सबके कुएं हुआ करते थे, है ना। मतलब हर खेत में कुआं होता था और हर खेत वाला अपने कुएं से बहुत पानी देता था अपने खेतों में। और पानी भी वो क्यारियाँ बना के, अगर आप लोगों ने देखी हो और अगर किसान फैमिली से जुड़े हुए हो तो मिट्टी की क्यारियाँ बना दी जाती थी, पानी बहा दिया जाता था, फिर क्यारियाँ बना दी जाती थी। इधर पानी, फिर इस क्यारी को बंद कर देते थे, फिर इस वाली को खोल देते थे, फिर इसमें पानी, फिर इस क्यारी को बंद कर देते, इसको खोल देते थे। कई बार ये टूट जाती थी तो इधर भी फैल जाता था पानी, है ना। सोचो कितना पानी भूमि के अंदर रिस रहा है। इससे भूमि खराब ही होती थी, बट पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। धीरे धीरे फिर प्लास्टिक के पाइपों का आविष्कार हुआ, फिर प्लास्टिक के पाइपों के द्वारा पानी ले जाया जाने लगा, है ना। और फिर तो धीरे धीरे मतलब अब जिनके सिर्फ बोरवेल में जिनके पानी आ रहा है वही लोग ऐसे सिंचाई कर पाते हैं, या फिर अपने राजस्थान के किसान तो बेचारे कहाँ ही सिंचाई कर पाते हैं, क्योंकि इतना पानी है ही नहीं बोरवेल में भी कि हम लोग फुहारों से सिंचाई कर सके या कुछ। मतलब हमारे उधर तो नहीं है, शेखावाटी साइड में। हाँ, कुछ इलाकों में हो सकता है, जैसे कि अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर साइड में भी हो सकता है, बट ठीक है, यहाँ पे ज़मीन इतनी पथरीली है तो इतनी ज़्यादा सिंचाई होती नहीं है। जहाँ पे मैदान है वहाँ पे अपने पानी नहीं है, है ना। तो इससे क्या होता था, पानी का बड़ा नुकसान होता था। स्वतंत्रता के बाद में भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ, विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और काफ़ी हद तक इसकी पूर्ति विद्युत से
जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है और इसके अलावा शहरों में बढ़ती संख्या और जनसंख्या के शहरी जीवन के शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है परंतु अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है। तो ये कह रहा है, एक तरफ तो इसने कृषि का बता दिया कि कृषि में इतने पानी की खपत होती थी, फिर ये कह रहा है बड़ी बड़ी एमएनसी जाकर यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रही है और इंडस्ट्रियों में पानी की ज़रूरत तो होती ही होती है, वैसे तो पानी कंज्यूम होता ही है, साथ ही बिजली की आवश्यकता में भी हम जल विद्युत बनाते हैं। लगभग 22% जो इन कंपनीज में हम जल विद्युत बनाते हैं और जल विद्युत में भी पानी का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े शहर और शहरों में शहरी जीवन शैली, गाँव में इतनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं होती कृषि के अलावा, लेकिन शहरों में तो आप देखते हैं एसी कूलर एंड ऑल, है ना। तो पूरी जीवन शैली में ही मतलब अपन कोचिंग में चले जाएं, अपन होटल में चले जाएं, अपन थिएटर में चले जाएं, रेस्टोरों में चले जाएं, हर जगह पे वही एसी लाइट ये सब, मतलब हर जगह से बिजली से चलती है वहाँ पे, है ना, शहरों में। तो इसके कारण भी बहुत सारी बिजली, बहुत सारी जो क्या है कि पानी की जो समस्या है शहरी जीवन शैली के कारण बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो भी पैदा हो गई है। यदि आप शहरी आवास समितियों कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब हमने जल की दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ पे लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। मतलब अभी तक तो हमने कि भाई जल की कमी है और फिर वो मतलब ऐसे जीवन शैली हमने अपना ली जिससे और कमी हो गई, लेकिन ये कह रहा है अब हम वैसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे क्या है कि जल ठीक ठाक स्थिति में है लेकिन फिर भी पानी की कमी है। यह जल दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। मतलब जो जल हमारे पास में है हो सकता है वो साफ नहीं हो। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय भी बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों जैसे रसायन कीटनाशकों कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए क्या है खतरनाक है। मतलब पानी है हमारे पास में लेकिन वो प्रदूषित हो गया है जो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने के लिए, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी और जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण को नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पाने योग्य मतलब पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को सक्षम बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, इसमें शायद इसमें डेट नहीं दी है, 2026 तक का ड्यूरेशन है इसका। 2026 तक प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो टैप वाटर मिल जाता है मतलब नल का पानी, गाँव में नल का पानी आज भी नहीं मिल पाता। तो नल का पानी मतलब स्वच्छ पानी साफ पानी, है ना। तो प्रत्येक ग्रामीण तक हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 55 लीटर पानी पीने के लिए आए और कौन सा पानी, टैप वाटर, है ना, वह जल जीवन का मिशन का लक्ष्य है। ठीक है। और जल जीवन मिशन दोस्तों अभी भी चर्चा में है क्योंकि जल जीवन मिशन में जो कल परसों ही मैं न्यूज़ पढ़ रही थी उसमें दिया हुआ था जो लक्ष्य हमने रखा था ना 2026 का, उससे पहले जैसे कई सारे सिटीज़ जिसमें आत्मनिर्भर बन गए, जैसे एमपी का कोई गांव था या फिर कोई ज़िला था उसके लिए दे रखा था कि भाई जल जीवन मिशन का 100% अचीवमेंट यहाँ पे हो गया। इस तरह से अभी भी चर्चा में है जल जीवन मिशन, तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा स्पेशली, और एनसीईआरटी में लिख गया तो इम्पोर्टेंट हो ही गया, है ना, सोचने की बात है ही नहीं इसमें। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें और स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका, उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता और को सुनिश्चित करें और हमें प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है जिससे हमारे जीवन पर भी गंभीर प्रभाव हो सकता है। जल संकट मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो हमें सही ढंग से इसका प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
अब है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल के संरक्षण का प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों से तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय आकृतियां बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं। प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। ईसा से 1 शताब्दी तक इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी पर बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ये कौन सी शताब्दी की बात कर रहा है? पहले शताब्दी का कुछ प्रमाण हमें मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। ये हम पढ़ते हैं, है ना, कि इसने एक बांध बनाया था। इसका एक सेनापति था, उसका नाम आता है, क्या तो नाम था इसका, ब्रह्मकौरा या कुछ, कि उसने बांध बनाया। मेरे को हिस्ट्री में बड़ा कम इंटरेस्ट आता था, मज़ा नहीं आता मुझे हिस्ट्री पढ़ने में। कलिंग ओडिशा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिले हैं। यहाँ पे भी अच्छी सिंचाई तंत्र के हमें बहुत सारे सबूत पुराने समय में मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई, जो कृत्रिम मतलब मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक बता रहा है। और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई करने के लिए हौज खास तालाब बनवाया था। तो हौज खास तालाब किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। ये अपने हीराकुंड बांध है जो ओडिशा में स्थित है, महानदी पर, है ना। तो उसकी एक पिक्चर दी गई है। हमारा सबसे बड़ा जो बांध है वो हीराकुंड बांध ही है वर्तमान में। अब हमें बोल रहा है बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में खेतों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाते थे। मतलब नदी को या बारिश के जल को इकट्ठा करके बाद में जब पानी के पीने की किल्लत महसूस हो तब हम उसको यूज़ कर सके, है ना। ये पहले तो सिर्फ खेतों की सिंचाई के लिए यूज होता था, लेकिन आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, अभी तो उनका उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं ना अपन बांधों को, इसलिए आजकल इनके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मछली पालन, है ना। क्या क्या करते हैं हम आजकल बहुउद्देशीय परियोजना में? विद्युत का भी उत्पादन करते हैं बांध बनाकर, उसको घरेलू और औद्योगिक उपयोग में भी लाते हैं, जल आपूर्ति भी करते हैं, बड़े बड़े शहरों में पानी की सप्लाई होती है, बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में नदी में ज़्यादा पानी आता है, उस पानी को हम कान ले लेते हैं, बांध में ले लेते हैं, जिससे बाढ़ नहीं आती है। और इसके अलावा नौ संचालन मतलब बोटिंग वगैरह भी करवा देते हैं, तो पर्यटन के केंद्र भी हो जाते हैं, मछली पालन भी कर लेते हैं, इसलिए बहुत सारी उद्देश्य उनसे सफल होते हैं। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल जल विद्युत उत्पादन भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। यही भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज और व्यास नदी पर स्थित, यहाँ से ही हमारी क्या निकल के आती है भाई? इंदिरा गांधी नहर निकल के आती है। इस प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का एक समन्वय है। इसे क्या दिया है भाई, पढ़ेंगे इसको। बांध बहते जल को रोकने की दिशा में और बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण से बनती है। मतलब जल बहते हुए जल को रोकने के लिए हम क्या दीवारें बना देते हैं, खड्डा करके सॉरी उसके चारों ओर दीवारें बना देते हैं। आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण से बनता है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, मतलब जलाशय मतलब एक तालाब मान लो, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर लगातार बहता रहता है। इसने दिखाया है ना फोटो अपन को, कट्ठे यही वो फोटो। हाँ, ये ढलवा हिस्सा देखो, ये बना रखा ना ढलवा हिस्सा, इससे पानी लगातार मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ में आता रहता है। और बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य और ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध, पक्का बांध अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों में को बड़े बांध, मुख्य बांध, नीचा बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
अब यह कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश की विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। और जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। और क्यों कहा था तो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य एक बांध बनाने से पूरे होते हैं। और कौन से उद्देश्य जो हमने पीछे पढ़े ना, वो सारे लिख सकते हैं आप। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। कि मतलब ऐसे बांध बनने से न केवल खेती विकास करेगी बल्कि हमारी उद्योगों को भी बहुत लाभ मिलेगा, नगरीय अर्थव्यवस्था भी, और गाँवों को भी बहुत लाभ मिलने वाला है। इसलिए इन्होंने इनको क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध का विषय बन गए हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका जो प्राकृतिक बहाव है वह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली में जमा हो जाता है, जिससे नदियों की तली अधिक चट्टानी हो जाती है और नदीय जलीय जीवों के आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ये कह रहा है कि नदियों में जब हम बांध बनाते हैं तो क्या होता है कि इनका जो प्राकृतिक, जैसे यहाँ नदी बह रही है, हमने इसे मतलब एक नहर निकाली और यहाँ पे हमने बहुत बड़ा बांध बना दिया, तो यहाँ पे जो इसका प्राकृतिक बहाव था वो अवरुद्ध हो गया ना, बहुत सारा पानी इधर जाने लग गया और इधर भरने लग गया। अब इसकी जो तलछट है, तली है, क्योंकि बहुत सारा पानी यहाँ जाने लग गया, इसका जो तलछट इसके साथ बहकर चला जाया करता था, क्योंकि अब यहाँ पे पानी की कमी हो गई तो उस तलछट को बहाने के लिए उतना पानी बचा नहीं। तो अब तलछट कहाँ रहेगा? नदी की तली में ही जमने लगेगा और धीरे धीरे नदी की तली उथली होने लगेगी, अर्थात नदी कम गहरी होने लगेगी। तलछट ज़्यादा होने लगेगा तो इससे एक तो क्या होगा, जलीय जीवों के लिए आवास और भोजन की कमी हो जाएगी, है ना। दूसरा, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि देखो, कोई नदी यूं जा रही थी लेकिन हमने यहाँ बांध बना दिया, अब यह नदी हो सकता है आगे इतनी कमज़ोर हो जाए कि वह ठेठ जहाँ तक जाती थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो एक ऋतु विशेष में जिसमें नदी के जीव जाके अंडे दिया करते थे, वो अंडे देने की मतलब जो उनका स्थानांतरण है वो भी क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदानों में बनाए गए जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ डूब जाती है और कालांतर में अपघटित हो जाती है। जैसे ही हम कोई बांध बनाते हैं, जैसे इस नदी से हमने ये बांध बनाया और बांध बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो वनस्पति थी, जो जलीय जीव थे, उनको तो हमने खत्म कर दिया ना, गाँव के गाँव खाली करवा के फिर बांध बनाते हैं हम, तो यहाँ की वनस्पति, यहाँ की प्राकृतिक संरचना सब कुछ हमने खत्म कर दी, तो उसका भी विनाश हो जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बड़े बांध और पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। मतलब टिहरी बांध जो बनाना था उत्तराखंड में, उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। नर्मदा नदी पे जो बांध बनाना था, सरदार सरोवर परियोजना, उसका बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि ये बांध जो हमारी प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसको बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ। क्यों? मतलब बांध जहाँ बनेगा वो कम से कम 200 300 गांव खाली करवाए जाते हैं, तो उनका विस्थापन जब करते हैं तो सरकार उनको उचित मुआवजा नहीं देती, कई बार तो देती ही नहीं है, और फिर वो अपने गाँव के गाँव छोड़ के जाते हैं। उनका व्यापार, उनका व्यवसाय, उनका रोजगार, उनकी प्रकृति सब खत्म हो जाती है। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि भाई एक बड़े शहर के लिए हम गरीब लोगों को अपनी सारी जिंदगी ही खत्म करनी पड़े, है ना। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों ने वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण किया। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों का लगाव, नियंत्रण और देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा तो किसको मिल रहा है? इन परियोजनाओं का लाभ मुख्यतः जमींदारों, बड़ी किसानों, उद्योगपतियों, नगरीय केंद्रों को मिलता है। गाँव के भूमिहीनों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं? छोटे किसान बेचारे कहाँ से लाभ उठाएंगे? उनके पास इतनी ज़मीन ही नहीं होती, उनके पास कहाँ से सिंचाई करने की। इन मतलब बड़ी बड़ी परियोजना को जो गांव के गांव खाली करवा लिए जाते हैं, उनको कोई स्थानीय लोगों को लाभ मिलता ही नहीं है। इनसे लाभ किसको मिलता है? बड़े बड़े शहरों को, उद्योगपतियों को, बड़े बड़े जो किसान जमींदार होते हैं उनको इनका लाभ मिलता है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप को परिवर्तित कर दिया है। जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे मृदाओं और लवणीकरण जैसी गंभीर पारिस्थितिक परिणाम भी हो सकते हैं।
मतलब सिंचाई से भी कई बार हमारी भूमि खराब हो जाती है, मतलब मृदा लवणीकरण हो जाती है और दलदली हो जाती है। इस कारण से अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीन में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य भी बदल दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग लाभ चाहने वाले लोगों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए थे और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं वो भी आम होते जा रहे हैं। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। सरदार सरोवर परियोजना में गुजरात के 9,490 गांव और 173 कस्बे, राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों और मरुस्थलीय जल के भागों की आवश्यकताओं का पूरा करेगी। तो यह परियोजना कौन सी नदी पे बन रही है, किस किस को लाभ होगा, यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी की चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तो बांधों के लाभ क्या है और बांधों की हानियाँ क्या है ये बता दी। और कल भी पानी के बारे में ही हम बात करेंगे, पानी को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।